हेलो स्टूडेंट, मेहरा क्लासेस के इस ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमारा जो विषय चल रहा है वह चल रहा है यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, उसमें यूनिट फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, इस विषय को हम देख रहे हैं। अब तक इसमें हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं, आज हमारा 5वां लेक्चर है। ठीक है, अगर अभी तक आपने मेहरा क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको यूट्यूब पर ही यूजीसी नेट का जो पेपर फर्स्ट है उसका कोर्स यहाँ पर कंप्लीट कराने वाले हैं। और टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्लास के बाद जो नोट्स हैं हम वहीं पर अपलोड कर देते हैं। चलिए बगैर कुछ समय गवाए सीधा लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अभी 4 लेक्चर में जो भी टॉपिक हुए थे उसका सबसे पहले रिवीजन करेंगे और फिर 5 लेक्चर को आगे स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे शिक्षण के सातत्य या प्रकार। ठीक है, सही वर्ड जो है कॉन्टिन्यूम है, सातत्य सही वर्ड है। ठीक है, इनको देखेंगे, लेकिन उससे पहले रिवीजन करना जरूरी है। ठीक है, हम आपको बार बार हर लेक्चर में यही बता रहे हैं कि कम पढ़िए लेकिन ज्यादा से ज्यादा बार उसका रिवीजन कीजिए। हम अभी तक उसी सिद्धांत पर चल रहे हैं। सबसे पहले हम पिछले लेक्चर का 5 मिनट में रिवीजन करते हैं। ठीक है, इतना समय तो आपको देना ही पड़ेगा ताकि चीजें आपको लंबे समय तक याद रहें। ठीक है, यदि आपको लगता है कि वीडियो की जो पिक्चर क्वालिटी है वह कम है तो आप इंक्रीज कर सकते हैं, और अगर आपको स्पीड कम लगती है, ठीक है, चूंकि हम आपको सारी परिभाषाएं जो सिद्धांत हैं वह एग्जाम्पल कहानियों के माध्यम से समझा रहे हैं, इसलिए बहुत ही धीमे धीमे चलना पड़ता है। ठीक है, हर एक स्टूडेंट को लेकर चलना पड़ता है। अगर आपको लगता है स्पीड कम है तो आप इसे 1.5 कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले तो पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हमने शिक्षण के 3 दृष्टिकोण पढ़े थे। ठीक है, शिक्षण के 3 दृष्टिकोण पढ़े थे, तो सबसे पहले हम इनका रिवीजन करेंगे। पहला जो दृष्टिकोण था वह कौन सा था? ठीक है, शॉर्ट में लिखेंगे, हर एक चीज बिल्कुल शॉर्ट में बताई जाएगी क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, अधिनायकवादी। ठीक है, अधिनायकवादी। दूसरा जो हमारा दृष्टिकोण था वह था लोकतांत्रिक। ठीक है, तीसरा जो दृष्टिकोण था हमारा अहस्तक्षेपवादी। ठीक है, अहस्तक्षेपवादी। ठीक है, अहस्तक्षेपवादी। इन 3 दृष्टिकोणों को हमने देखा था। अब शॉर्ट में हमने जो आपको एग्जाम्पल बताए थे तीनों को यहाँ पर ऐड कर दे रहे हैं और तीनों दृष्टिकोण को शॉर्ट में 5 मिनट में समझा दे रहे हैं। ठीक है, अधिनायकवादी जो दृष्टिकोण होता है यह पूरी तरह शिक्षक केंद्रित होता है। ठीक है, शिक्षक केंद्रित होता है। छात्रों को यहाँ पर रटंत विद्या दी जाती है, मतलब कि आप इस टॉपिक को पढ़ लीजिए और एग्जाम में सीधा सीधा छाप के आ जाइएगा। ठीक है, इसमें छात्रों की जो जिज्ञासाएं हैं वह पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, विद्यार्थी एक श्रोता मात्र यहाँ पर बनकर रह जाते हैं। हमने एक एग्जाम्पल देकर आपको इसको समझाने की कोशिश की थी कि एक जो शिक्षक आते हैं वह, ठीक है, इतिहास के शिक्षक कक्षा में आते हैं, वह स्टूडेंट को एक टॉपिक समझाते हैं 1857 की क्रांति। वह टॉपिक को इस प्रकार समझाते हैं कि वह स्टूडेंट को बता देते हैं कि यह जो क्षेत्र है 1857 की क्रांति के प्रमुख क्षेत्र है, आगरा, दिल्ली, झांसी, ग्वालियर, यह प्रमुख क्षेत्र है और यह उनके नेतृत्व करता रहे। ठीक है, उनको इसके प्रभाव से कोई लेना देना नहीं, क्या इसका परिणाम हुआ इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, यह हमारा अधिनायकवादी दृष्टिकोण था। इसमें केवल रटने पर ही फोकस किया जाता है, इसमें कोई स्वतंत्र चिंतन विकसित नहीं होता है विद्यार्थी के भीतर। ठीक है, इसमें लास्ट में हमने आपको एक बहुत ही अच्छी लाइन बता थी कि यह शिक्षण की वह शैली है जो, ठीक है, यह शिक्षण की वह शैली है जो कि रोबोट पैदा करती है, ना कि विचारक। तो इस लाइन को नोट कर लीजिएगा, यह लाइन आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकती है, पूछ सकता है कि यह लाइन किस दृष्टिकोण को संदर्भित करती है। ठीक है, तो फिर से एक बार लाइन बोल दे रहे हैं, अगर आपने पिछले लेक्चर में नहीं नोट की है तो अब नोट कर दीजिए, क्योंकि हर एक चीज आपको यहाँ पर लिखी हुई नहीं मिलने वाली है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम बोलेंगे, जो समझाएंगे, वह आपको नोट्स में बनाते हुए चलना है। ठीक है, आपको पहले ही बता दे रहे हैं, कॉपी पेन लेके जरूर बैठना है, बगैर नोट मेकिंग के काम नहीं हो सकता है। हर एक चीज आपको यहाँ पर मिलने नहीं वाली है कि लिखी लिखाई मिल जाए। ठीक है, कोई एग्जाम्पल, कोई कहानी, कुछ भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ नहीं मिलने वाला है। जो हम चीज लिखवाएंगे वह आपको लिखते हुए चलना है। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी लाइन हमने आपको क्या बताई थी कि अधिनायकवादी जो शैली है वह यह बताती है कि यह दृष्टिकोण, ठीक है, अधिनायकवादी शिक्षण की वह शैली है जो कि रोबोट पैदा करती है, ना कि विचारक। तो अधिनायकवादी दृष्टिकोण हमने देख लिया। अगला जो है लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक। ठीक है, यह जो दृष्टिकोण है हमारा
स्मृति स्तर के कंप्लीट होने के बाद आता है। ठीक है, जो अधिनायकवादी दृष्टिकोण है इसका संबंध किससे है? मेमोरी लेवल से इसका संबंध है। मेमोरी लेवल किसने दिया था? हर्बर्ट ने दिया था। इसको हम आगे विस्तार से समझेंगे। अभी यह हमारा बेस है। अगर इन तीन दृष्टिकोणों को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया तो यकीन मानिए आपको जो शिक्षण के स्तर है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। ठीक है, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण क्या है? कौन सा? शिक्षण की वह शैली है, ठीक है, जिसमें विद्यार्थियों को स्मृति एवं बोध स्तर दोनों का ज्ञान होता है। ठीक है, इसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के बीच एक अंतःक्रिया होती है। ठीक है, उसके बाद यह लेवल कंप्लीट होता है। लेकिन सबसे पहले इसमें स्मृति स्तर के आधार की आवश्यकता होती है। किस प्रकार? इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल हमने आपको दिया था, बताइए कौन सा एग्जाम्पल था? वह भारत का मानसून वाला हमने आपको एक एग्जांपल देकर बताने की कोशिश की थी। ठीक है, कि सबसे पहले तो बुनियादी लेवल पर विद्यार्थियों को, ठीक है, स्मृति स्तर इसका आधार है, इसलिए बुनियादी लेवल पर स्मृति स्तर पर विद्यार्थियों को कुछ तथ्य फैक्ट बताए जाते हैं ताकि वह थ्योरी को आसानी से समझ सकें। और एक और गलती जो हमसे पिछले लेक्चर में हो गई थी उसको हम सुधारना चाहते हैं। ठीक है, लेक्चर में जब हम आपको रिवीजन करा रहे थे उसमें शॉर्ट में, तो वहां पर हमने जो मानसून शब्द था वह अरबी भाषा का शब्द था। ठीक है, उसकी जगह हमने लैटिन भाषा यूज कर दिया था। ठीक है, कई बार हमने अरबी भाषा यूज किया था लेकिन एक आध बार उसमें लैटिन वर्ड यूज हो गया है, तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। ठीक है, तो उसको आप सुधार लीजिएगा। जो मानसून शब्द है वह अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, दोनों ही जो भाषाएं हैं वह पूरी तरह अलग अलग है, तो उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण बता रहे थे हम आपको। इसमें क्या होता है, जो शिक्षक होते हैं वह कक्षा में जाते हैं और उन्हें विद्यार्थियों को मानसून वाला टॉपिक समझाना होता है। सबसे पहले तो वह विद्यार्थियों को कुछ तथ्यों से अवगत कराते हैं। जैसे जो मानसून शब्द है वह अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, जो हमारा मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून है, वह सबसे पहले केरल तट पर पहुंचता है। इस प्रकार के कुछ तथ्यों से अवगत कराते हैं। उसके बाद बौद्ध स्तर पर उन्हें समझाते हैं कि किस प्रकार टेम्परेचर और जो प्रेशर है उसका रिलेशन होता है। उसके कारण इंडिया में हमारा जो मानसून आता है, ठीक है, जब समर की जो कंडीशन होती है, समर में इंडिया में लो प्रेशर बनता है, उसकी कंडीशन में मानसून आता है। ठीक है, जो हवाएं हैं हाई प्रेशर से, मतलब समुद्र से जो भारत का भूभाग है उसकी ओर चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। इसमें हम देखा था कि शिक्षक और छात्रों के बीच अंतःक्रिया होती है, मतलब शिक्षक प्रश्न पूछते हैं और विद्यार्थी उसका आंसर देते हुए भी चलते हैं। इससे शिक्षक को यह पता चल जाता है कि विद्यार्थियों को बेहतर तरीके से हर एक चीज समझ आ रही है। मान लीजिए कि स्मृति स्तर पर विद्यार्थियों को यह पता ही ना हो कि जो हवाएं हैं वह हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, तो वह बौद्ध स्तर के लेवल पर इस चीज को कभी नहीं समझ पाएंगे कि किस प्रकार तिब्बत के पठार का मानसून पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, इस टॉपिक को हमने बहुत अच्छे से समझाया था। अगला जो दृष्टिकोण था अहस्तक्षेपवादी या लेजिस फेयर। ठीक है, अहस्तक्षेपवादी, इसमें बिल्कुल स्वतंत्र चिंतन होता है। यह जो दृष्टिकोण होता है हमारा स्मृति स्तर और बौद्ध स्तर दोनों के बाद होता है। ठीक है, इसमें शिक्षक और जो विद्यार्थी होते हैं सहयोगकर्ता की भूमिका में होते हैं। ठीक है, शिक्षक जो होते हैं एक मित्र की तरह व्यवहार करते हैं विद्यार्थियों के साथ। ठीक है, दोनों की बराबर इसमें भागीदारी होती है। इसको हमने आपको समझाने की कोशिश की थी। इसमें हमने जो एग्जाम्पल दिया था स्मार्ट सिटी और सतत शहरीकरण का, ठीक है, एग्जाम्पल दिया था। इसमें स्मृति स्तर पर विद्यार्थियों को पता होना चाहिए था कि सतत विकास क्या होता है। बौद्ध स्तर पर उन्हें पता होना चाहिए था कि जो हमारा क्या होता है, क्या हमने बताया था, बौद्ध स्तर पर विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि किस प्रकार जो अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण है, उसका पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है। इस टॉपिक को हमने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, कि किस प्रकार जो प्रोफेसर होते हैं विद्यार्थियों को एक चुनौती से अवगत कराते हैं कि शहर की मानसून में ये चुनौती होती है, जलभराव की स्थिति हो जाती है। ठीक है, ऐसे में कोई भी ऐसी थ्योरी या सिद्धांत काम नहीं करता है जो इस समस्या से हमें निजात दिला सके। ठीक है, तो इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था। तीनों एग्जाम्पल और दृष्टिकोण याद रखना। अधिनायकवादी में कौन सा हमने बताया था? 1857 की क्रांति का एग्जाम्पल। लोकतांत्रिक में हमने आपको कौन सा बताया था? मानसून। और अहस्तक्षेपवादी में स्मार्ट सिटी और सतत शहरीकरण। ठीक है, देख लीजिए यह परिभाषा लिखी हुई है, एक बार और पढ़ देते हैं। अधिनायकवादी दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षण स्मृति स्तर की विचारहीन एवं शिक्षक केंद्रित गतिविधि है जो विद्यार्थियों में दृष्टिकोण, एटीट्यूड, ठीक है, एवं स्वतंत्र चिंतन का विकास नहीं करती है। अगला जो दृष्टिकोण हमने देखा था, ठीक है, अगला जो दृष्टिकोण देखा था वह था डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक। शिक्षण
बौद्ध स्तर, सही कर लीजिएगा, शिक्षण बौद्ध स्तर पर किया जाता है, परंतु इसके लिए पहले स्मृति स्तर के शिक्षण का आधार आवश्यक होता है। शिक्षक, ठीक है, शिक्षण एक विचारपूर्ण गतिविधि है तथा कक्षा की परिस्थितियों में शिक्षक एवं विद्यार्थी के बीच प्रभावी अंतः क्रिया होती है। ठीक है, इसको भी देख लिया था। अगला जो दृष्टिकोण था लेजिस्फेयर या अहस्तक्षेपवादी या स्वच्छंदवादी दृष्टिकोण। शिक्षण अत्यंत विचारशील गतिविधि है जो विद्यार्थी में अंतर्दृष्टि का विकास करती है। यह चिंतन स्तर का शिक्षण है जो स्मृति एवं बौद्ध स्तर से अधिक जटिल होता है। यह स्मृति एवं बौद्ध स्तर प्राप्त करने के बाद संचालित होता है तथा इसमें शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों की समान एवं सक्रिय भागीदारी होती है। किस प्रकार वह स्पंज सिटी मॉडल विद्यार्थी लाते हैं, कक्षा में संवाद स्टार्ट होता है, फिर उनके जो प्रोफेसर हैं वह उनसे बोलते हैं कि क्या आपने वहां की जो मृदा है उसकी पारगम्यता चेक की या नहीं, मतलब दोनों एक सहयोगकर्ता की भूमिका में होते हैं। उसी के साथ यह मॉडल हमारा कंप्लीट होता है, यह दृष्टिकोण हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसको हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं शिक्षण के सातत्य या प्रकार। ठीक है, कॉन्टिन्यूम हम देखने वाले हैं। इसको एक एक करके समझते हुए चलेंगे, नोट आपको बनाते हुए चलना है। ठीक है, कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, तो हम आपको जो भी लिखवाएंगे तो आपको लिखते हुए चलना है, जब भी बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। ठीक है, शिक्षण के कितने सातत्य हैं? पहला है कंडीशनिंग अनुबंधन, दूसरा है निर्देशन इंस्ट्रक्शन, तीसरा है मतारोपण इंडोक्ट्राइन, ठीक है, और 4 है हमारा ट्रेनिंग प्रशिक्षण। ठीक है, अब इनको हम एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है, ये जो है शिक्षण के सातत्य, इनको हमने ऐप पे बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कराया है। यहाँ पर हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, केवल डेफिनेशन देंगे। ठीक है, बाकी ऐप पर इन लेक्चर को हमने बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से कंप्लीट कराया है। एक बार थोड़ा ये देख लीजिए यूजीसी नेट का। ठीक है, दिसंबर 2026 एग्जाम के लिए हमारा बैच चल रहा है। मेहरा क्लासेस का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर यह यूजीसी नेट वाले सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको यह बैच दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, जैसे आपको एक बेहतर टेस्ट सीरीज मिलेगी A4 साइज सीट में। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे, मतलब जो हमने नोट्स डिजाइन की है वह मिलेंगे, और PYQ की सॉल्यूशन बुक में मिलने वाली है, मतलब हर एक चीज यहाँ पर आपको मिलेगी। ठीक है, 499 फिलहाल इसका प्राइस है। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता जाएगा तो इसका प्राइस बढ़ता जाएगा, इसलिए कोर्स को अभी ज्वाइन कर लीजिए। दिसंबर तक अपना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और कई बार इसका रिवीजन भी हो जाएगा। इसमें आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज में मिलने वाली है। ठीक है, बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे जिसमें, और सॉल्यूशन बुक भी मिलेगी, तो इसमें आपको बेनिफिट है। जितनी भी चीज हम आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वह शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं। याद रखिए, ऐप में जाकर देखिए, वहां पर यही सभी टॉपिक को हमने बहुत अच्छे तरीके से और ज्यादा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, हर एक टॉपिक पर एक एक घंटे का लेक्चर है, तो आप कोर्स को ज्वाइन कीजिए और वहां पर जाकर देखिए कि यहाँ से कितना बेहतर तरीके से हमने वहां पर पढ़ाया है। ठीक है, सब कुछ पढ़ाना फिलहाल यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ की कुछ सीमाएं हैं, तो इसलिए हमारा उद्देश्य होता है कि स्टूडेंट को बेहतर से बेहतर दिया जाए, तो वो है हम ऐप पर देने की कोशिश करते हैं। इसलिए कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर चाहते हैं सिलेक्शन हो, याद रखिएगा नोट्स इतने शानदार हैं। ठीक है, एक वो नोट्स हैं जो हम आपको क्लास में बनवा रहे हैं, ठीक है, जो हाथ से बनवा रहे हैं लिख लिख के। एक वो नोट्स हैं जो आपको पीपीटी फॉर्म में मिलने वाले हैं, और एक वो नोट्स हैं जो आपको A4 साइज में दिए जाने वाले हैं। मतलब इस प्रकार से बनाए गए हैं नोट्स की कुछ भी टॉपिक कहीं की भी सिलेबस का नहीं छूटेगा। इन नोट्स को कंप्लीट करने के बाद अगर आप PYQ लगाते हैं तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि PYQ को देखकर, PYQ का एनालिसिस करके ही इस सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल डीप में डिजाइन किया गया है। नोट्स इतने शानदार तरीके से बनाए गए हैं कि कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए अब इन टॉपिक को समझ लेते हैं। शिक्षण के सातत्य या प्रकार कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब एक एक को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, कंडीशनिंग अनुबंधन। अनुबंधन का मतलब क्या होता है? अनुबंधन का मतलब सिंपल सा समझिए, व्यवहार। ठीक है, व्यवहार या आदत का, व्यवहार या आदत का निर्माण होना। ठीक है, व्यवहार या आदत का निर्माण होना। आपने पावलोव का अनुबंधन सिद्धांत पढ़ा होगा, उसको भी आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल कंडीशनिंग को यहाँ समझने की कोशिश करना है शॉर्ट में। ठीक है, कंडीशनिंग का सिंपल सा अर्थ समझिए, व्यवहार या आदत का निर्माण होना। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार व्यवहार और आदत का निर्माण होता है। आप, ठीक है, आप बाइक चलाते होंगे, आप कार चलाते हो, ठीक है,
कार का एग्जांपल ले लेते हैं, कार ड्राइविंग का एग्जांपल ले लेते हैं। जब भी रेड सिग्नल होता है, ठीक है, जब भी लाल बत्ती होती है तो आप वहां पर गाड़ी रोक देते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक गाड़ी रुक जाती है। रुक जाती है मतलब आपकी एक आदत निर्माण हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पुनर्वलन की एक प्रक्रिया होती है। पुनर्वलन की प्रक्रिया ये सकारात्मक होता है, पॉजिटिव पुनर्वलन और नेगेटिव पुनर्वलन, ठीक है, री ठीक है, री होता है यहाँ पर। तो इसके कारण आप वहां पर लाल बत्ती पर रुक जाते हैं, ठीक है। व्यवहार या आदत का निर्माण होना, व्यवहार या आदत का निर्माण कैसे होता है? मान लीजिए कि आप कार ड्राइविंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कार चला रहे हैं और सिग्नल हो रहा है, तो आप किस कारण रुकते हैं वहां पर? कि आपका चालान न कट जाए, ठीक है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे ही हैं जो कि चालान ना कटने के डर से वहां पर रुकते हैं, ठीक है। आप एक बार रुकेंगे, दो बार रुकेंगे, मान लीजिए आपने किसी बार सिग्नल को तोड़ दिया, तो फिर ऐसे में क्या होगा, आप पर बहुत फाइन लग जाएगा, ठीक है। ऐसे में फाइन लगा दिया जाएगा, ट्रैफिक पुलिस द्वारा आप पर फाइन लगा दिया, तो फिर आप अगली बार से सतर्क रहेंगे और फिर नेक्स्ट टाइम बिल्कुल भी सिग्नल नहीं तोड़ेंगे। ऐसा बार बार होगा, तो बार बार होने से क्या होगा, एक कंडीशनिंग हो जाएगी, एक अनुबंधन हो जाएगा और आपके भीतर एक व्यवहार या आदत का निर्माण हो जाएगा। अब जब भी लाल बत्ती होगी तो आप वहां पर जरूर रोकेंगे, ठीक है। इसका जो क्षेत्र होता है वह सीमित होता है, क्योंकि इसमें एक विशेष आदत पर फोकस किया जाता है और इसमें पुनर्वलन की आवश्यकता होती है, मतलब किसी न किसी बाहरी प्रभाव की आवश्यकता होती है, जैसे दंड हो गया, ठीक है। दंड क्या होगा, कोई फाइन लगना, या फिर मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो गया, आपने सिग्नल पे बाइक नहीं रोकी और आप कुछ देर बाद आपका एक्सीडेंट होता है, तो यह भी पुनर्वलन की एक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो कंडीशनिंग समझी। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है वह है निर्देशन, ठीक है। निर्देशन, निर्देशन का सिंपल सा अर्थ क्या है? निर्देशन का सिंपल सा अर्थ है आदेश देना, ठीक है। निर्देशन का सिंपल सा अर्थ है आदेश देना, ठीक है। आदेश देने की प्रक्रिया आप इसको समझ सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। बाकी ऐप पर बहुत अच्छे से हमने इसको एक्सप्लेन किया है, वहां पर 6 से 7 अंतर बताए हैं, हर एक अंतर का एक एक एग्जाम्पल बताया है, अन्य टॉपिक से इनको लिंक किया है। तो आप जाकर ऐप को जरूर खोलिएगा, वहां पर जाकर देखिएगा, कोर्स परचेस करेंगे जब यह क्लास आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। इंस्ट्रक्शन, निर्देशन का सिंपल सा अर्थ है आदेश देना। आदेश देना, मान लीजिए कि एक शिक्षक होते हैं, वह कक्षा में जाते हैं और वह विद्यार्थियों को एक टॉपिक पढ़ाते हैं, ठीक है। मान लीजिए उन्होंने एक टॉपिक पढ़ाया मानचित्र, ठीक है, मानचित्र वह विद्यार्थियों को पढ़ा रहे होते हैं। तो इसका जो सीमित होता है क्षेत्र, ठीक है, इसका क्षेत्र सीमित होता है बिल्कुल, क्योंकि इसमें एक तरफा आदेश देना होता है। शिक्षक क्या कर रहे हैं, विद्यार्थियों को मानचित्र तो समझा रहे हैं, लेकिन उसके माध्यम से वह आदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ज्ञान का संप्रेषण, ठीक है, इसका मतलब एक और अर्थ समझ सकते हैं, ज्ञान का संप्रेषण, ज्ञान का संप्रेषण, ठीक है। दोनों अर्थ सही है, ठीक है, आदेश देना या फिर ज्ञान का संप्रेषण, दोनों को नोट कर लीजिएगा। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है आदेश देना या फिर ज्ञान का संप्रेषण। ज्ञान का संप्रेषण कैसा होता है, कक्षा चल रही होती है, भूगोल के शिक्षक जाते हैं, वह विद्यार्थियों को क्या समझा रहे होते हैं, वह विद्यार्थियों को समझा रहे होते हैं कि मानचित्र किस प्रकार बनाया जाता है, किस प्रकार अक्षांश देशांतर को मापा जाता है, किस प्रकार एंगल लिया जाता है, ठीक है। हर एक चीज विद्यार्थियों को समझा रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरफा संप्रेषण हो रहा है, ठीक है, ज्ञान का क्या हो रहा है, संप्रेषण हो रहा है। तो यहाँ पर इसको देखा हमने, इंस्ट्रक्शन, निर्देशन, ठीक है, सिंपल सा अर्थ है ज्ञान का संप्रेषण। एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं आप, भूगोल के शिक्षक वाला और विद्यार्थियों के बीच कक्षा में जो एग्जाम्पल दिया, ठीक है। इसका जो क्षेत्र होता है वह क्षेत्र होता है संकीर्ण होता है, क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षक हैं किसी बृहद टॉपिक को मतलब अन्य टॉपिक से लिंक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब वह टॉपिक पढ़ा रहे हैं मानचित्र का, तो वह मानचित्र ही पढ़ा रहे हैं, ना कि वहां पर वह नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं या फिर कोई आध्यात्मिक चिंतन पढ़ा रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, इसका क्षेत्र इसलिए सीमित एवं संकीर्ण होता है, यह सदैव औपचारिक होता है, ठीक है। मतलब शिक्षक जो है विद्यार्थियों को एक निश्चित क्लासरूम में, ठीक है, एक निश्चित क्लासरूम में एक बंद कमरे में पढ़ा रहे होते हैं, तो इसका क्षेत्र भी सीमित होता है, ठीक है। अगला जो कंसेप्ट है वह है हमारा मतारोपण, ठीक है, मतारोपण, इंडोक्ट्राइन, ठीक है। इंडोक्ट्राइन, मतारोपण का मतलब होता है थोपना, ठीक है। मतारोपण का सिंपल सा अर्थ लिख लीजिए, यहाँ पर नोट कर लीजिए। मतारोपण का जो अर्थ है वह है विश्वासों का निर्माण, ठीक है, विश्वासों का निर्माण, ठीक है। मतारोपण का अर्थ है विश्वासों का निर्माण। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। विश्वासों का निर्माण कैसे होता है देखने, ठीक है।
1930, ठीक है, 1930 से 1940 के दशक में नाजी, ठीक है, जो जर्मनी में नाजी का जो शासनकाल था उसमें हिटलर ने जो बोल दिया वही अंतिम सत्य होता था, ठीक है, जो हिटलर ने बोल दिया वही अंतिम सत्य होता था। किसी को उस पर क्रॉस क्वेश्चन करने की बिल्कुल अनुमति नहीं थी। मान लीजिए क्रॉस क्वेश्चन अगर विद्यार्थी शिक्षकों से करते थे तो उन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया जाता था या फिर उन्हें जान से मार दिया जाता था, ठीक है। मतलब जो हिटलर ने कहा वही अंतिम सत्य होगा, वहां पर कोई थ्योरी कोई सिद्धांत काम नहीं करता था। जो जो हिटलर बोलेंगे वही होता था, वही पढ़ाया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर धीरे धीरे उनके विश्वासों में ऐसा निर्माण हुआ है, ठीक है। तो इसको देखा हमने विश्वासों का निर्माण। हिटलर का एग्जाम्पल आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, हिटलर का एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, ठीक है। इसका क्या होता है, यहाँ पर कठोर अनुशासन होता है, ठीक है, कठोर अनुशासन, ठीक है, कठोर अनुशासन होता है। इसका क्षेत्र जो होता है अत्यंत संकीर्ण होता है, क्षेत्र अत्यंत संकीर्ण होता है, ठीक है। समस्या समस्या ठीक है, समस्या का केवल एक ही समाधान, ठीक है, समस्या का केवल एक ही समाधान होता है। मतलब स्टूडेंट पर हर चीज थोपी जाती है कि यही है तो यही है, ठीक है, अंतिम सत्य यही है, हम जो बोल रहे हैं वही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है और ना ही स्वतंत्र चिंतन की इसमें कोई अनुमति होती है, ठीक है। अगला जो कंसेप्ट है वह है प्रशिक्षण या ट्रेनिंग, ठीक है, आदतों का निर्माण करना, ठीक है, प्रशिक्षण या ट्रेनिंग, ठीक है, आदतों या विश्वासों का निर्माण करना तो हमने किस में देखा था, बताइए, आदतों और विश्वासों का निर्माण करना हमने किस में देखा था, कंडीशनिंग में देखा था। इसके बाद ट्रेनिंग में क्या होगा, आचरण एवं कौशल, ठीक है, आचरण एवं कौशल का विकास, आचरण एवं कौशल का विकास किस प्रकार होता है, ठीक है। प्रशिक्षण और शिक्षण दोनों को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। प्रशिक्षण जो है वह एक सीमित दायरा होता है, लेकिन जो शिक्षण होता है वह बृहद लेवल पर होता है, ठीक है, वह अनौपचारिक रूप से लाइफ टाइम चलता है, जीवन भर चलता है। लेकिन जो प्रशिक्षण होता है वह सीमित समय के लिए होता है, ठीक है। आपने देखा होगा जो भी व्यक्ति जो जिनका सिलेक्शन होता है, ठीक है, पुलिस से जो एग्जाम निकालते हैं उनका सिलेक्शन होता है, वह केवल सीमित समय के लिए प्रशिक्षण में जाते हैं, वहां पर उन्हें आचरण सिखाया जाता है, कौशल का विकास किया जाता है, ठीक है। तो ट्रेनिंग का जो पार्ट होता है वह सीमित समय के लिए होता है, ठीक है, कुछ निश्चित अवधि होती है इसकी, लेकिन शिक्षण की कोई भी निश्चित अवधि नहीं होती है, वह आजीवन भर चलता रहता है, ठीक है। तो ट्रेनिंग प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है, सिंपल सा आचरण एवं कौशल का विकास करना, ठीक है। चलिए अब अगला देखने वाले हैं शिक्षण की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ टीचिंग। स्ट्रक्चर ऑफ टीचिंग में हम देखेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेविस एवं ग्लेशियर ने इसके जो घटक घटक बताए, ठीक है, डेविस एवं ग्लेशियर ने जो इसके घटक बताए हैं उनको देखने वाले हैं, कौन कौन से घटक हैं। तो देखिए, पहला है शिक्षण की योजना, ठीक है, शिक्षण की योजना। अगला है शिक्षण का संगठन। अगला है थर्ड, रणनीतियों की पहचान। और फोर है हमारा, क्या है, फोर है शिक्षण अधिगम का प्रबंधन, ठीक है। शिक्षण की योजना में क्या है, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, इसको भी समझेंगे। पहले इंग्लिश में और देख लीजिए, प्लानिंग ऑफ टीचिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटजीज एंड मैनेजिंग टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है। इन सबको अब एग्जाम्पल से लाइन बाय लाइन समझने वाले हैं, ठीक है। तो आपको नोट करते हुए चलना, कॉपी पेन लेकर बैठिए, ठीक है। इसके चार प्रमुख घटक हैं। शिक्षण की योजना, शिक्षण की योजना में क्या उद्देश्य निर्धारित किया जाता है, ठीक है, क्या निर्धारित किया जाता है, उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है यहाँ पर, उद्देश्य या फिर हमारी तैयारी क्या है। अगला है शिक्षण का संगठन, ठीक है, शिक्षण का संगठन में रणनीति, रणनीति एवं संसाधन, ठीक है, रणनीति एवं संसाधन की हम किस प्रकार के संसाधन का यूज करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर रणनीतियों की पहचान, यहाँ पर संप्रेषण, ठीक है, संप्रेषण के साधन, ठीक है, संप्रेषण के साधन, ठीक है, संप्रेषण के साधन। और अगला है शिक्षण अधिगम का प्रबंधन, मतलब फीडबैक, ठीक है। यहाँ पर फीडबैक क्या लिख सकते हैं, प्रतिपुष्टि, फीडबैक को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिपुष्टि, ठीक है, प्रतिपुष्टि शामिल होती है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल को इसमें अप्लाई करेंगे। शिक्षण की योजना, ठीक है, शिक्षण की योजना में क्या उद्देश्य और तैयारी शामिल होती है, ठीक है। मान लीजिए एक
दो एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं। एक मान लीजिए एक शादी में, मतलब शादी का जो अरेंजमेंट है पूरा करना है, तो एक मैनेजर का एग्जाम्पल ले सकते हैं और एक शिक्षक का एग्जाम्पल ले सकते हैं, भूगोल के शिक्षक का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही एग्जाम्पल को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। शिक्षण की योजना, तो हम शिक्षक से संबंधित समझ रहे हैं, ठीक है, जिसमें यहाँ पर शिक्षक तय करते हैं कौन सा, यहाँ पर शिक्षक तय करते हैं टॉपिक को, कौन सा टॉपिक लिया उन्होंने, टॉपिक लिया उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना उन्होंने यहाँ पर टॉपिक ले लिया, मतलब यहाँ पर उद्देश्य हमारा क्या हो गया है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। सिलेबस का निर्धारण यहाँ पे हो चुका है। अब है अगला है शिक्षण का संगठन, रणनीति एवं संसाधन। मतलब यहाँ पर जो है शिक्षक वह तय करते हैं कि जो क्लास में किस किस प्रकार के संसाधनों का यूज किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर शिक्षक क्या करते हैं, तय करते हैं कि कब और कैसे क्या पढ़ाया जाएगा। ठीक है, रणनीति मतलब संसाधन का यहाँ पर कलेक्शन होता है, ठीक है, लेकिन यूज यहाँ पर होता है। ठीक है, यूज यहाँ पर होता है, यह निर्धारण किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर रणनीति बनाई जाती है कि कब और कैसे क्या क्या पढ़ाया जाने वाला है, किन किन संसाधनों का यूज करेंगे। उसके बाद रणनीतियों की पहचान, यहाँ पर इन संसाधनों का यूज किया जाता है। ठीक है, कि पीपीटी से पढ़ाएंगे या फिर ब्लैक बोर्ड के माध्यम से हम टॉपिक को समझाएंगे, ठीक है, या मैप डायग्राम इनके माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इन सब की यहाँ पर पहचान की जाती है। ठीक है, मतलब सीधा यूज किया जाता है। उसके बाद शिक्षण अधिगम का प्रबंधन, मतलब यहाँ पर टेस्ट लेकर, ठीक है, स्टूडेंट का टेस्ट लेकर उनकी फीडबैक लिया जाता है कि हाँ स्टूडेंट बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं या नहीं। ठीक है, मतलब उनका सीधी बात है प्रदर्शन चेक किया जाता है। अब एक और एग्जांपल ऐड कर सकते हैं यहाँ पर कौन सा, मान लीजिए, ठीक है, एक मैनेजर है, शादी का एक कार्यक्रम है, वहां पर एक मैनेजर को हर एक चीज अरेंज करना है। ठीक है, शिक्षण की योजना, ठीक है, शिक्षण की योजना, वह यहाँ पर बजट बनाते हैं। ठीक है, बजट बनाते हैं कि आखिर कितना खर्चा होने वाला है, कितने मेहमान आने वाले हैं, हर एक की सूची रेडी करते हैं। अगला है शिक्षण का संगठन। ठीक है, शिक्षण का संगठन मतलब जो वेंडर्स होते हैं, कैटरिंग हो गई और डेकोरेशन की व्यवस्था करना यहाँ पर शामिल होता है। अगला है रणनीतियों की पहचान करना। ठीक है, रणनीतियों की पहचान करना मतलब जो उनके कार्य काम करने वाले हैं, ठीक है, जो उनके काम करने वाले हैं कौन कौन है, तो उनके वेटर्स लोग हैं जो उनके काम करने वाले हैं, उनके बीच मतलब जो संवाद है वह किस प्रकार से हो, तो वह वॉकी टॉकी का यूज करते रहते हैं और समय समय पर उनसे बात करते रहते हैं कि हाँ जो हर एक चीज व्यवस्थित तरीके से है या नहीं। ठीक है, कोई चीज कम या ज्यादा नहीं हो गई है तो आप हमें बताइए। ठीक है, तो उनके पास जाकर भी संप्रेषण करते हैं और वॉकी टॉकी का भी यूज करते हैं। उसके बाद शिक्षण अधिगम का प्रबंधन, इसमें क्या होता है, प्रतिपुष्टि या फीडबैक शामिल होता है। ठीक है, प्रतिक्रिया इसमें शामिल होती है। तो बाद में जो मेहमान प्रतिक्रिया देते हैं, ठीक है, मेहमानों की जो संतुष्टि का लेवल है उससे वह देख लेते हैं कि हाँ हर एक चीज अपने तरीके से बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो दोनों एग्जाम्पल को हमने यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश की। एक कौन सा, एक पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो कि शिक्षक लेवल पर है, ठीक है, जो कि शिक्षण के लेवल पर है, शिक्षक द्वारा है। और अगला है मैनेजर। ठीक है, शादी कार्यक्रम का जो अरेंजमेंट किया मैनेजर ने, उसके एग्जाम्पल के माध्यम से हमने इसको समझने की कोशिश की। ठीक है, इनको हमने देख लिया, प्लानिंग ऑफ टीचिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटजीज, मैनेजिंग टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है, इनको बहुत अच्छे तरीके से हमने समझ लिया है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है, इसके उद्देश्य। ठीक है, शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या होते हैं, शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या होते हैं, तो इनको हम देखने वाले हैं। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है शिक्षण के उद्देश्य, तो इस टॉपिक को हम कल देखेंगे क्योंकि यह टॉपिक भी अपने आप में बहुत बड़ा है। इसकी हर एक परिभाषा, ठीक है, मतलब हर एक जो विशेषता है, हर एक जो लाइन है उसमें आपको एग्जाम्पल देके समझाना पड़ेगा हर एक उद्देश्य को। ठीक है, तो इसको हम कल देखेंगे क्योंकि अभी करेंगे तो लेक्चर बहुत ही ज्यादा और लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है कि 30 से 40 मिनट का ही लेक्चर रहे ताकि आप भी बोर ना रहें। ठीक है, बोर ना हो, क्योंकि अगर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको एक साथ बता देंगे तो आप उनको याद भी नहीं रख पाएंगे। इसलिए जितना पढ़ाया है आज इसका सबसे पहले रिवीजन कर लीजिएगा, फिर हम उद्देश्य ऑब्जेक्टिव इसके देखेंगे। ठीक है, इनको भी बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। तो अभी तक जितना पढ़ाया है उसका बेहतर तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा। मेहरा क्लासेस का जो ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और खास तौर पर बार रहे हैं कि टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। स्टूडेंट क्लास तो देख रहे हैं लेकिन वह
टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पर नोट्स ही अपलोड कर देते हैं, ठीक है, क्लास के बाद। और बाकी सैंपल नोट्स जो यूजीसी नेट का जो हम आपको कोर्स में देने वाले हैं वह भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ लीजिएगा इसको बेहतर तरीके से और रिवीजन भी कर लीजिएगा। शुक्रिया।